हेलो बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 CUT 2026 केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। ए फॉर एस आप लोगों के लिए एक केमिस्ट्री की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेके आए, जिसमें बच्चों आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको न्यूमेरिकल एक्सप्लेन किए जाएंगे, PYQs एक्सप्लेन किए जाएंगे, थ्योरी एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आपका बच्चों वन शॉट में कंप्लीट एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, जिसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसकी वजह से बच्चों आप जो है आप केमिस्ट्री एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स ला के आप अपना ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी आप अचीव कर पाएंगे, उसमें एंट्रेंस ले पाएंगे बच्चों। और बच्चों जिसकी वजह से आप अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। तो बच्चों चलिए इस सीरीज में आज हम वन शॉट में चैप्टर 1 मीन्स सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सोल्यूशन है, और सोल्यूशन का मीन क्या होता है बच्चों? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके क्या फॉर्म होता है बच्चों? सोल्यूशन फॉर्म होता है। अब बच्चों आप यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। कई बार बच्चों आपको दिमाग में आता है कि अगर दोनों इक्वल हो जाएं सॉल्यूट और सॉल्वेंट तब क्या होगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसे एग्जैक्टली जो हम मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं वो मोल के टर्म में करते हैं। तो मोल के टर्म में बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है मोल ऑफ सॉल्वेंट हमेशा बच्चों ग्रेटर देन होगा मोल ऑफ सॉल्यूट। ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये उसी केस में इक्वल हो सकते हैं जब ये दोनों ही कंटेंट क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो, अदरवाइज कभी भी सेम नहीं होंगे। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का बच्चों, वो है कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? यहाँ पे वन बाई वन करके हम डिस्कस करेंगे। मोलरिटी और मोलैलिटी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोग मास परसेंटेज भी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मास परसेंटेज क्या होता है? यहाँ पे बच्चों जो मास परसेंटेज होता है वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इनटू क्या कर देंगे 100। अब बच्चों यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है वो किस में आप मेजर कर सकते हो? ये आप वॉल्यूम में भी मेजर कर सकते हो, ये आप वेट में भी मेजर कर सकते हो। इसी तरह से बच्चों ये भी आप जो है किस में मेजर कर सकते हो? वॉल्यूम में भी और वेट में भी मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों इसके कितने टाइप हो जाएंगे? वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम में भी हो सकता है, और बच्चों वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम में भी हो सकता है, और बच्चों वेट अपॉन वॉल्यूम में भी हो सकता है, और बच्चों वेट अपॉन वेट में भी हो सकता है। ये इतने टाइप के परसेंटेज हो जाएंगे। और बच्चों यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो काई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंटेनर के अंदर दो क्वांटिटी हैं ए एंड बी। तो यहाँ पे अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी या काई ए प्लस काई बी ऐड करेंगे तो बच्चों यहाँ पे मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, यहाँ पे मोल ऑफ बी अपॉन मोल ए मोल ऑफ बी हो जाएगा बच्चों। और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। यहाँ पे जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 1 आ जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है बच्चों, और ये लिया जाता है लीटर में। मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे बच्चों? मोल ऑफ सॉल्यूट निकालोगे वेट ऑफ सॉल्यूट जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम ml में ले लें तो डिवाइड बाई क्या करेंगे? 1000। तो यहाँ से फॉर्मूला बच्चों क्या बन जाएगा? वेट, यहाँ पे इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको यहाँ पे, तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन क्या होगा?
मोलर मास ऑफ बी इंटू वी इन ml। अब यहाँ बच्चों एक और आपको फॉर्मूला देखना है, यहाँ पे ये क्या होगा, ये वेट अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो यहाँ पे मोलरिटी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू 100,000 अपॉन यहाँ पे मोलर मास ऑफ बी। ये भी बच्चों एक फॉर्मूला होता है कि अगर किसी सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, उसे उसके मोलर मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाता है, सोल्यूशन की मोलरिटी आ जाती है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बच्चों देखो एक न्यूमेरिकल दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन पढ़िए, 2.5 लीटर ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl solution is mixed with another 3 liter of 0.5 mole per liter NaOH solution, then find out the molarity of resultant solution की हमें molarity find out करनी है। अब इसे ऐसे समझो अच्छे से, यहाँ पे बच्चों एक ये बीकर है, इसमें भी NaOH है, इसमें भी NaOH है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी NaOH है, यहाँ पे जो इसकी मोलरिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो ये है NaOH, इसका जो है मोलरिटी दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.5। इसका वॉल्यूम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 3 लीटर। अब इन दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे एक कंटेनर के अंदर, तो इसकी मोलरिटी क्या होगी बच्चों, ये हमें बताना है। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ B1 मान लेते हैं, यहाँ B2 मान लेते हैं, यहाँ पे M1 M2 कर लेते हैं। तो यहाँ से B1 प्लस क्या हो जाएगा, B2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2.5 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 5.5, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पे मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, N अपॉन V। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू V, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स कितने आ जाएंगे, N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे N1 नहीं N3 की वैल्यू कर लेते हैं, हाँ N1, क्योंकि यहाँ पे B1 M1 लिया, तो यहाँ पे इसमें मोल्स कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे M1 B1 इक्वल टू ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 2.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी N1 की वैल्यू 2.5 आ जाएगी बच्चों। यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M2 B2, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 0.5 इंटू 3, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 1.5, ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ पे जो मोलरिटी निकालनी है वो पूरे सोल्यूशन की निकालनी है। तो पूरे सोल्यूशन की मोलरिटी निकालेंगे तो मोल टोटल अपॉन वॉल्यूम टोटल। तो यहाँ पे मोल टोटल कितने आ जाएंगे, मोल जो टोटल आ जाएंगे बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे 2.5, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएंगे 1.5, ठीक है। उसके बाद टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5.5। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.5। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 40 अपॉन कितना आ जाएगा 55, और सॉल्व करो तो यहाँ पे आ जाएगा 8 अपॉन 11। इसको डिवाइड करोगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर हम यहाँ पे m 8 अपॉन 11 डिवाइड करेंगे तो 7 0.7 और 33 के राउंड फिगर में आएगा। तो ऐसा आंसर कौन सा है बच्चों, सी। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की हमें एक अनदर कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसको भी डिस्कस करेंगे, वो है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोल ऑफ सोल्यूट है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। वो भी किस में होता है, केजी में होता है। किस में होता है बच्चों, केजी में होता है। अब यहाँ देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी अपॉन यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू ए, वो भी किस में, हम ग्राम में ले रहे हैं तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन
MMB इंटू डब्लू ए, वो भी किस में, ग्राम में। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों फाइनल फॉर्मूला किसका, मोलरिटी का। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, मोल अपॉन केजी, तो ये स्मॉल m आ जाएगा, ये इसकी यूनिट होगी बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, उसका रीज़न है क्योंकि मोल भी टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता और मोलल मास भी टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता है। इसलिए ये जो यूनिट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन जून और जनवरी लेह और लद्दाख और राजस्थान सब जगह क्या रहता है, सेम रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो मोलैरिटी है उसमें वॉल्यूम होता है, वो बच्चों वैल्यू जो है जो चेंज हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बट मोलैलिटी टेम्परेचर से चेंज नहीं होती है। तो अब बच्चों इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ NaCl, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दे रखा है, मोलर मास कितना दे रखा है NaCl का, 58.5 ग्राम पर मोल। सोल्यूशन भी डिजॉल्व 500 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक 2 मोलल मास, 2 मोलल सोल्यूशन दे रखा है बच्चों। तो यहाँ पे देखो जो जो क्वेश्चन में दिया है और जो पूछा है वो पहले नोट कर लो। हमें मास ऑफ NaCl निकालना है, तो W ऑफ क्या कर लें, NaCl हमें निकालना है, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे W वाटर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 500 ग्राम। मोलैलिटी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, M इक्वल टू डब्लू H2O इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पे आएगा मोलर मास ऑफ H, लेकिन यहाँ पे बच्चों जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो क्या है, NaCl है, तो यहाँ पे H2O के प्लेस पे हम यहाँ क्या लेंगे, NaCl लेंगे। तो यहाँ दोबारा नोट कर लेते हैं, W ऑफ NaCl, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ NaCl इंटू डब्लू ऑफ H2O, क्योंकि सॉल्वेंट के फॉर्म में H2O है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो होगा सारा डेटा पुट करते हैं जो जो हमें दिया है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, और यहाँ पे वेट ऑफ NaCl हमें निकालना ही है, इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 58 पॉइंट कितना दे रखा है, 5 इंटू यहाँ पे 500। इसे सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पहले तो इसे डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो W ऑफ NaCl जो आ जाएगा वो 2 इंटू 58.5 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। W ऑफ NaCl जो आ जाएगा वो 58 पॉइंट बच्चों 5 ग्राम आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों, तो आपको सॉल्युबिलिटी पता होना चाहिए। थ्योरी आपने थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूंगा आपको बच्चों कि यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है वही उसकी क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी हो जाती है। अब ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे बच्चों सॉल्युबिलिटी जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे करती है, डिपेंड ऑन प्रेशर पे भी करती है। मीन्स टेम्परेचर जितना हाई होगा जनरली सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो मटेरियल है बच्चों एंडोथर्मिक केसेस में होता है। तो अगर आप हीट बढ़ाते हो तो मटेरियल क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों शुगर है वाटर में, जो है हॉट वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती है और कोल्ड वाटर में लेस डिजॉल्व हो जाती है। तो जनरली बच्चों ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो है मटेरियल की टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बट डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे गैस के केस में देखो, तो गैस के केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर रेज करने पे डाउन होगी। सॉलिड के केस में जनरली क्या होगी, इंक्रीज होगी। और बट कंडीशन क्या है कि जो मिक्सिंग है वो एंडोथर्मिक होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना। चाहे वो सॉलिड के केस में हो चाहे वो लिक्विड के केस में हो, अगर मिक्सिंग एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर रेज होने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। अगर मिक्सिंग एक्सोथर्मिक है, ठीक है, तो बच्चों टेम्परेचर रेज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ द
सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड की सॉलिबिलिटी किस में, लिक्विड में हम स्टडी करेंगे। तो इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सॉलिड। किस किस पे डिपेंड करेगा, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, मीन्स जो सॉलिड है, जो सॉल्यूट मतलब जो भी नेचर सॉल्यूट है उसके नेचर पे भी बच्चों डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी बच्चों, तो गैस की लिक्विड में जो सॉलिबिलिटी है वो डिजॉल्व करेगी, मतलब डिपेंड करेगी बच्चों टेम्परेचर पे और डिपेंड करेगी प्रेशर पे। इसका एग्जांपल देखो बच्चों, इसका लाइव एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक को जो है फ्रीजर में क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसमें CO2 गैस होती है, उसकी वजह से एक फ्लेवर क्रिएट होता है बच्चों। जब आप उसे फ्रीजर में रखते हो तो दो काम होते हैं, एक तो उसके अंदर जो गैस होती है फ्रीजर में रखने की वजह से गैस का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, और दूसरा गैस जो है वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। इसलिए उसकी जो CO2 गैस है उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है, गैस की लो टेम्परेचर पे सॉलिबिलिटी हाई होगी और हाई टेम्परेचर पे सॉलिबिलिटी लो होगी। प्लस CO2 को जो है अंडर प्रेशर में भी फिल किया जाता है, मतलब हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है और लो टेम्परेचर पे रखना चाहिए, तो उससे क्या होगा बच्चों, सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये हेनरी लॉ। तो बच्चों हेनरी ने ये एक्सप्लेनेशन दी थी गैस की लिक्विड की सॉलिबिलिटी के लिए, मीन्स उन्होंने सारा जो एक्सपेरिमेंट किया था, उनका जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी के लिए था। तो उन्होंने बताया था कि गैस की लिक्विड में जो सॉलिबिलिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है। आप जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही गैस की अमाउंट की सॉलिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन्होंने बोला था मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर ऑफ गैस। मीन्स अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो गैस की सॉलिबिलिटी है सेम टेम्परेचर पे ज़्यादा हो जाएगी। आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी कब क्या कैसे होगी बच्चों, तो एक एक ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि आपको बच्चों चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए ताकि आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करें बाकी तीन क्या कर सकें, रिजेक्ट कर सकें। तो आपको अच्छे से बच्चों पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों पहला है डिक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर। नहीं बच्चों, प्रेशर इंक्रीज करने पे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर ऑफ गैस पढ़ा था। तो ये तो होगा नहीं बच्चों। डिक्रीज विद इंक्रीज, डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी नहीं होगा बच्चों। इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ बोथ प्रेशर एंड प्रेशर बच्चों, ये भी नहीं होगा। डी है इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। अगर आप टेम्परेचर क्या करोगे, डाउन करोगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर डाउन करोगे तो काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल की क्या होगी, कम। वो मतलब गैस से किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। लिक्विड में कन्वर्ट होके वो कोल्ड ड्रिंक में मिक्स हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चों राउल्ट्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है। बट राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल किसके लिए, ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। राउल्ट्स लॉ जो एप्लीकेबल है दो लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, वो नॉन केमिकली रिएक्टिव होने चाहिए, ठीक है, और वो वोलाटाइल इन नेचर होने चाहिए। ये आपको दो कंडीशन ध्यान रखनी है कि राउल्ट्स लॉ में लिक्विड वोलाटाइल होने चाहिए, नॉन केमिकली रिएक्ट होने चाहिए, तब वहाँ पे क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल हो सकता है। बट इसके अलावा और भी कंडीशन है राउल्ट्स लॉ के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ पे थ्योरी पढ़ लेते हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट in an ideal solution is directly proportional to its mole fraction in the solution। इसका मीन क्या है बच्चों, इसका मीन है कि यहाँ पे अगर ये कोई कंटेनर है, ठीक है, जिसमें A एंड B दो लिक्विड फिल हैं और दोनों ही लिक्विड क्या हैं, वोलाटाइल हैं, तो यहाँ पे जो P टोटल होगा बच्चों उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ A पार्शियल प्रेशर ऑफ B के इक्वल होगा। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो इक्वल होगा बच्चों वो P नॉट
ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे पी नॉट बी क्या होगा, पी नॉट पी बी क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा। यहाँ पे बच्चों एक्स ए और एक्स बी या काई ए और काई बी ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहाँ पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है बच्चों, प्योर प्रेशर ऑफ ए एंड प्योर प्रेशर ऑफ बी। इसका मीन क्या है बच्चों, इसका मीन है कि अगर इस कंटेनर के अंदर ओनली लिक्विड ए हो तब वो कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, और अगर इसी कंटेनर के अंदर ओनली लिक्विड बी हो तो वो कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, उसे हम पी नॉट ए और पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है बच्चों, ये जो है वो राउल्ट्स लॉ की एक्सप्लेनेशन है। मीन्स राउल्ट्स लॉ लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, नॉन केमिकली रिएक्टिव होने चाहिए और वोलाटाइल इन नेचर होने चाहिए, इसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P and Q are 80 and 60 torr respectively. The total vapor pressure of solution obtained by mixing 3 mole of P and 2 mole of Q would be, हमें ये निकालना है बच्चों। तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसे नोट करते हैं। तो यहाँ बच्चों P ऑफ P कितना दे रखा है, वही नॉट फॉर्म में 80 दे रखा है। P ऑफ Q कितना दे रखा है, 60 टॉर दे रखा है। इसके बच्चों टोटल प्रेशर निकालना है, P टोटल निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों हमें मोल ऑफ P कितने दे रखे हैं, 3, मोल ऑफ Q कितने दे रखे हैं बच्चों, 2, ठीक है। अब बच्चों P टोटल इक्वल टू होता क्या है बच्चों, यहाँ से आ जाएगा P ऑफ P प्लस P ऑफ Q। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्योर प्रेशर ऑफ P मोल फ्रैक्शन ऑफ P प्लस यहाँ पे प्योर प्रेशर ऑफ Q इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Q। अब हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन तो अभी हमने निकाला ही नहीं है, P नॉट P और P नॉट Q तो दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ P निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ P इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ P अपॉन मोल ऑफ P प्लस मोल ऑफ Q। तो यहाँ से बच्चों कितना, 3/3 प्लस 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/5। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ Q निकालेंगे, तो यहाँ पे मोल ऑफ Q अपॉन मोल ऑफ P प्लस मोल ऑफ Q, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2/5। अब यहाँ सारा डेटा बच्चों पुट कर लेते हैं। जब हम सारा डेटा पुट करेंगे तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा P टोटल इक्वल टू, यहाँ डेटा पुट करते हैं, P नॉट P मोल फ्रैक्शन ऑफ P प्लस P नॉट Q मोल फ्रैक्शन ऑफ Q। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 इंटू ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/5 प्लस यहाँ पे जब आप निकालोगे तो यहाँ पे ये 60 इंटू 2 कितना दे रखा है, 5। अब यहाँ सॉल्व करो, तो जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये कितना आ जाएगा, यहाँ 1 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ बच्चे 6 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 और 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 3 कितना हो जाएगा, 48 प्लस यहाँ पे 24। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 72 टॉर आ जाएगा बच्चों। तो ऐसा आंसर क्या है बच्चों, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 72 टॉर टोटल प्रेशर हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आइडियल सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है। इससे थ्योरी वाले भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और बच्चों जो है आपका MCQ भी इसमें पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन क्या है और नॉन आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन क्या है। तो बच्चों आइडियल सोल्यूशन की जो कंडीशन है ओबे राउल्ट्स लॉ, उसे राउल्ट्स लॉ फॉलो करना चाहिए। राउल्ट्स लॉ क्या होता है बच्चों, वो होता है P ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और P ऑफ B इक्वल टू क्या होना चाहिए, P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये हो जाएगा, ठीक। और इन दोनों को ऐड करने के बाद P टोटल इक्वल टू क्या होगा, PA प्लस
Pb। अगर ये है तो आइडियल सोल्यूशन होगा, अगर इसको नहीं फॉलो कर रहा है तो आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इंटरनल फोर्स के टर्म में बात करो, अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों के इंटरनल फोर्स जो हैं, ठीक है, वो फोर्स ऑफ सोल्यूशन के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ही वो सोल्यूशन क्या नहीं होगा, आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद मिक्स करने के बाद उनके वॉल्यूम में जो चेंज आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए, उनकी जो एनर्जी में चेंज आना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इंटरनल जो फोर्स हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन सब कुछ क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। डेल्टा वी भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डेल्टा एच भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर इन सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो आइडियल सोल्यूशन होगा। अगर बच्चों नहीं फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सोल्यूशन विच इज नियरली आइडियल इन बिहेवियर। कौन सा आइडियल इन बिहेवियर होगा। तो बच्चों आइडियल सोल्यूशन हमेशा जो है वो सेम फैमिली के हों, तो उनके जो सोल्यूशन है वो कैसे होंगे, आइडियल सोल्यूशन होंगे। जैसे बेंजीन है और टॉलुइन है, या क्लोरोबेंजीन है तो ब्रोमोबेंजीन हो, तो इस तरह के जो सोल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। या मीथेन है और इथेन है, इनको मिक्स करोगे, मैथेनॉल है और एथेनॉल है, तो क्योंकि ये एक ही फैमिली के, इनके फोर्स जो हैं वो क्या हैं, सिमिलर टाइप के हैं, तो इनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन भी प्रिपेयर होगा उनमें फोर्स ऑफ जो इंटरनल हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएंगे। इस तरह के जो सोल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, आइडियल सोल्यूशन होंगे। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, सीयूटी का PYQ है। तो यहाँ बच्चों देखो ऐसा कौन है, एथेनॉल और एसीटोन, फिनॉल और एनिलीन, है ना, एथेनॉल अलग है, एसीटोन अलग है। उसके बाद फिनॉल है एंड एनिलीन है। उसके बाद है बच्चों ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन। तो आप बच्चों देखो पहले वाले में बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है, दूसरे वाले में भी फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है। उसके बाद तीसरे वाले में देखो इथेन यहाँ पे भी है, इथेन यहाँ पे भी है, यहाँ क्या है क्लोरो, यहाँ पे क्या है ब्रोमो। तो लगभग आप देखो बच्चों क्लोरो ब्रोमो भी एक ही फैमिली के, इथेन तो सेम है ही है। तो ये जो दोनों कंपाउंड कैसे होंगे, इनके फोर्स ऑफ इंटरनल जो होंगे वो सिमिलर टाइप के होंगे, तो इनसे जो मिलके सोल्यूशन बनेगा वो कैसा सोल्यूशन होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा। वहीं पे बच्चों हम फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म अलग नेचर की, एसीटोन अलग नेचर की, तो जब आप इनको मिक्स करोगे बच्चों तो डेफिनेट बच्चों इनके इंटरनल फोर्सेस में चेंज आएंगे ही आएंगे। अगर इनके इंटरनल फोर्सेस में चेंज आएंगे तो वो आइडियल सोल्यूशन नहीं होंगे बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए तो बच्चों होगा नहीं, बी भी होगा नहीं, सी भी होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। तो बच्चों आपको आंसर जो टिक करना है वो हमेशा ऐसे टिक करना है, एक टिक करना है, 3 रिजेक्ट करना है, तभी वो सही माना जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही है। उसका रीजन अभी हमने क्या पढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा। तो कॉन्सेंट्रेशन तो बच्चों 11th क्लास का टॉपिक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट का, बट यहाँ फिर भी उसे इसलिए पढ़ाया जाता है कि ये माना जाता है कि आपने अगर वहाँ थोड़ा अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो हम इस चैप्टर में जितना भी यूज होने वाला है उसे दोबारा पढ़ा देते हैं, ताकि आपका एक बार दोबारा रिवीजन हो जाए, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लें, बस इसलिए रिवाइज कराया गया। अदरवाइज जो ये चैप्टर है अच्छे से जो स्टार्ट होता है वो हेनरी लॉ से स्टार्ट होता है, राउल्ट्स लॉ। फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आता होगा व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। मीन्स उन्हें सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सॉल्यूट के साइज से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ किससे लेना देना है, नंबर से लेना देना है। ठीक, तो बच्चों इससे रिलेटेड ना मैं आपको एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ तो आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। जैसे बच्चों इलेक्शन में जो विनिंग है, ठीक है, वो इलेक्शन में जो विनिंग है वो वोट के जो वोटर है बच्चों,
वो उसकी नेचर पे, उसकी मोटा है, पतला है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ा है, गरीब है, अमीर है, मेल है, फीमेल है, 18 ईयर का है या 80 ईयर का है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है जो इलेक्शन की बिनिंग है। इलेक्शन की बिनिंग किस बात पे डिपेंड करती है कि भाई नंबर ऑफ वोट कितने, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों इसी तरह से कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं कि सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर कितने हैं, उनके साइज़ क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, उनका मास क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, उनका वॉल्यूम क्या है उससे भी कोई लेना देना नहीं, डेंसिटी क्या है उससे भी कोई लेना देना नहीं। सिर्फ जो लेना देना है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे लेना देना है। वैसे ही जैसे इलेक्शन की बिनिंग है, चुनाव की बिनिंग है, वो नंबर ऑफ वोट पे है, तो उसी तरह से ये है। तो आई होप बच्चों आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से याद रहेगी। मैंने इसीलिए चुनाव सिलेक्शन किया एग्जाम्पल के तौर पे। अब ध्यान रखना जब भी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिकॉल करना हो तो बिनिंग ऑफ इलेक्शन ध्यान रखना, जिसमें 18 का हो या 80 का हो, रिच हो, पुअर हो, मोटा हो, पतला हो, गरीब हो, अमीर हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, सब चलेगा, बट नंबर ऑफ वोट जिसके ज़्यादा होंगे बस वही जीतेगा। तो बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, बुक इस डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी हैं कि कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है। तो आपके जो सिलेबस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज करने पे वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, वो 4 हैं। कौन कौन सी हैं बच्चों? सबसे पहले है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बच्चों है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम बच्चों एक एक करके इन्हें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर है, मैंने इस कंटेनर में लिया वाटर H2O, ठीक है, इसको क्लोज कर लिया, इसकी कुछ प्रेशर वेपर बन रही होगी, उसे हम P0 ऑफ H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। प्योर प्रेशर ऑफ अभी किसका है? वाटर का है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें बच्चों शुगर मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया? शुगर मिक्स कर दिया, जो नॉन वोलाटाइल है। जैसे ही हम मिक्स करेंगे तो शुगर के पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो इसका प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, और वो प्रेशर हो जाएगा PS, ठीक है। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? आपने देखा भी होगा बच्चों एग्जाम्पल, जैसे जब दूध आप गर्म करते हो चाय बनाने के लिए, तो जब उसमें झाग आने लगता है और उसमें आप चीनी डाल देते हो तो कुछ समय के लिए वो झाग क्या हो जाता है? शांत, मतलब उसकी वेपर प्रेशर क्या हो गया? डाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीनी को मिलाने के बाद प्रेशर कितना? PS, ठीक है, तो ये डाउन हो गया। तो डेल्टा P कितना आया बच्चों? डेल्टा P आया P0 H2O माइनस PS। अब ये है लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये क्या है बच्चों? लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डेल्टा P अपॉन P। अब यहाँ पे डेल्टा P में क्या आ जाएगा बच्चों? P0 H2O माइनस P ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P0 H2O। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। जब आपने क्या मिक्स कर दिया वाटर में बच्चों? शुगर मिक्स कर दिया या सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। और ये डिपेंड किस पे करेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर जो आपने वाटर में मिक्स की है, या और क्या हो सकता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो भी आप सॉल्यूट मिलाओगे, XYZ, शुगर, सॉल्ट, ETC। तो ये आपको बच्चों अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्या देखते हैं? इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में जो है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन containing non-volatile
solute is 0.0225, the mole fraction of the non volatile solute is। तो बच्चों यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में कंटेंट दिया है पहले तो हम उसे नोट करेंगे क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज। तो यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर दे रखा है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.0225। ठीक है, अब इसे थोड़ा फॉर्मूले के फॉर्म में नोट कर लेते हैं। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन यहाँ पे क्या है पी नॉट इक्वल टू, इसे ही क्या मानते हैं? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.0225। अब बच्चों यही वैल्यू किसके होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होती है। तो यहाँ से बच्चों ये इसके इक्वल कर लो। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 0.0225। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? चेंज हो जाना। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जैसे आपने देखा होगा जब अंडे वगैरह उबाले जाते हैं या आलू वगैरह पानी में उबाले जाते हैं तो उसमें ना थोड़ा सॉल्ट डाल देते हैं। उसका रीज़न क्या है बच्चों? अगर आप उसमें सिर्फ प्योर वाटर में एग बॉईल करोगे, आलू बॉईल करोगे, तो क्या होगा? वो वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होगा, लिक्विड से किस में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा? वेपर में। ठीक है, बट अगर आपने उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डालने से क्या होगा? उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेज हो जाएगा। पहले 100 पे बॉयल हो रहा था, अब वो 105 पे बॉयल होगा या 110 पे बॉयल होगा। वो डिपेंड करेगा आपने सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी उसमें ऐड ऑन की है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे वाटर की जो वेपर है वो लेस बनेगी, प्लस वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करेगा? अगर आपने एग बॉयल किया है तो अपनी मैक्सिमम एनर्जी एग को ट्रांसफ़र करेगा। अगर आपने आलू बॉयल किया है तो मैक्सिमम एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करेगा? आलू को ट्रांसफ़र करेगा। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा? जो वाटर है वो स्लोली इवापोरेट होगा, लेस इवापोरेट होगा, मीन्स आपको बार बार उसमें पानी नहीं डालना पड़ेगा। प्लस एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो भी लेस हो जाएगा। मतलब एनर्जी जो यूज होगी वो कम होगी। मीन्स आपकी जो गैस कंज्यूम होने वाली है या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने वाली है वो लेस कंज्यूम होगी, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी किस में यूटिलाइज होगी? एग को ट्रांसफ़र करने में या आलू को ट्रांसफ़र करने में। अगर आप शुगर या सॉल्ट नहीं डालते तो वो गैस में कन्वर्ट होने में यूज हो जाती। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे हम फिगर से भी देखते हैं। तो किसी भी मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट का मीन क्या होता है? उसका वहाँ टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? 1 atm होना चाहिए या 1.013 बार होना चाहिए। उस पर जो भी प्रेशर होगा, जो भी उस पर टेम्परेचर होगा, वही उसका क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जब बच्चों यहाँ पे जो प्योर प्रेशर है, कोई केमिकल है, कोई भी चले, चाहे वाटर हो, तो यहाँ पे जब वो प्योर है सॉल्वेंट फॉर्म में, तब उसका 1 atm यहाँ पे इस टेम्परेचर पर हो रहा है, टीवी नॉट। ठीक है, और जब यहाँ पे ये सॉल्वेंट के केस में जब आपने उसमें सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन के केस में कहाँ पे आ गया 1 atm प्रेशर? यहाँ पे। तो आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हो टीबी जो है वो ग्रेटर देन है किससे? टीबी नॉट से ग्रेटर देन है। मीन्स आपने नॉन वोलाटाइल जब सॉल्यूट मिक्स किया सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया? रेज हो गया। मीन्स पहले 1, लेट एज्यूम अगर हम यहाँ बात करें, ये हम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस ले लें, तो यहाँ पे ये 20 डिग्री सेल्सियस ले लें। तो पहले प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 15 डिग्री सेल्सियस था। आपने उसमें नॉन वोलाटाइल ऐड कर दिया तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया बच्चों? 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एलिवेशन होना। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि एलिवेशन का मतलब क्या है? इंक्रीज हो जाना। ठीक है, तो अब यहाँ इससे रिलेटेड बच्चों फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला यूज होता है। तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं बाद में। तो यहाँ पे
इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा टीवी से, और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है। इसको और सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी को फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट बी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट ए। और ये किस में लिया है बच्चों, ग्राम में। ठीक है, ये उस केस में है जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो प्लस उसका जो वांट ऑफ फैक्टर है वो 1 हो। बट अगर वांट ऑफ फैक्टर 1 नहीं है, हमने वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 ले ली है, और 1 ना हो हम आई ले लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे डेल्टा टी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई के बी इंटू मोलालिटी। तो यहाँ पे आई के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और वो भी किस में, ग्राम में। तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। ये वांट ऑफ फैक्टर क्या है बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर जो है वो हमें ये बताता है कि जो सॉल्यूट है वो मिक्स करने पे मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं या एज इट इज़ हैं। जैसे बच्चों शुगर है, शुगर जब वाटर में मिक्स करोगे है ना, तो वो Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, मीन्स ब्रेक हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे NaCl का वाटर में वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू जो है हमें ये बताती है कि जो मीन्स सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है। अगर आई की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन 1 है, यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आई की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 है, इसका मतलब नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। आई की वैल्यू बच्चों अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्वेंट में जाके क्या होता है, डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिसोसिएशन हो रहा है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आई की वैल्यू जो है लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड अभी तक हमने की है थ्योरी। अब उसको और अच्छे से समझने के लिए अब हम करेंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ताकि ये थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो बच्चों क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर वुड बॉयल एट 1.013 बार। मीन्स वाटर का आपको बच्चों पता बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, TB नॉट, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 273.15 प्लस 100 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 373.15 केल्विन, ये वैल्यू होती है। ठीक है, और हमें पूछना है कि मतलब हमें बताना है कि TB फाइनल क्या होगा जब हम सल्यूट कितना मिलाएंगे ग्लूकोज का, 5.60 ग्राम। तो बच्चों जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसे स्टेप बाय स्टेप हम बहुत अच्छे से नोट करेंगे। तो यहाँ पे WB ग्लूकोज कितना दे रखा है, 5.6 ग्राम। उसके बाद WA सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 1000 ग्राम। उसके बाद ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है बच्चों, वो होता है C6H12O6। इसका मोलर मास बच्चों कितना आएगा, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज ये आएगा 12, कार्बन का मोलर मास होता है इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी जब कैलकुलेट करेंगे 180 ग्राम पर मोल, ये ग्लूकोज का मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों Kb की वैल्यू कितनी दे रखी है, Kb की वैल्यू दे रखी है 0.52 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, अब डेल्टा टी बी कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आई के बी इंटू मोलालिटी। इसे और एक्सप्लेन करेंगे तो आई के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन MMB मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू WA ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ग्लूकोज आयनाइज नहीं होगा तो आई की वैल्यू होगी 1,
Kb की वैल्यू 0.52 दे रखी है, इनटू W की B की वैल्यू है 5.6 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास 180 इंटू 1000। तो यहाँ से बच्चों ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या क्या बचा हमारे पास, डेल्टा टीवी इक्वल टू बचा बच्चों यहाँ पे 0.52 इंटू 5.6 डिवाइड बाई 180 और इंटू 1। इस सब को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे और सॉल्व कर लो, पॉइंट हटा लो बच्चों, तो यहाँ पे 1 के साइड में 3 जीरो आ जाएंगे, तो फाइनल क्या बचेगा 52 इंटू 56 अपॉन 180,000। तो इसको जब हम डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.016 और केल्विन में, और यही वैल्यू बच्चों किसके होगा, टी बी फाइनल माइनस टी बी नॉट या इनिशियल इसे बोल सकते हैं। अब यहाँ ये वैल्यू हमें गिवन है कितनी, तो यहाँ से हमें ये वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे बच्चों अब आपको बच्चों यहाँ पे ये वैल्यू एक साइड रखनी होगी, बाकी अनदर साइड। तो यहाँ पे टी बी फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी प्लस टी बी नॉट, वैल्यू पुट करते हैं 0.016 प्लस 373.15। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 373.16 और 6 और केल्विन, ये हो जाएगा। तो इस तरह का बच्चों को ये आंसर दे रखा है, ये तो 200 की रेंज में, ये भी 200 की रेंज में, ये 203, ये तो होगा नहीं, 273.16। तो करेक्ट आंसर बच्चों जो है ना इसका डी हो जाएगा। तो बच्चों जब भी आपको सॉल्व क्वेश्चन करना हो तो आप हमेशा एक सही टिक तो आपको लगाना ही है, बट आपको 3 गलत भी रिजेक्ट करने हैं ताकि आप 100% श्योर हो जाए। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन देखेंगे कि जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे डिप्रेशन आ जाता है, और उससे फ़ायदा क्या होता है, जो लिक्विड है ना, उसका जो फ्रीजिंग है वो डिले हो जाता है। ठीक, तो उस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को जनरली कहाँ यूज करते हैं बच्चों, जैसे जो कोल्ड एरिया होते हैं, लेह लद्दाख है ना, वहाँ जो टेम्परेचर है वो लगभग -4, -10, -20 तक ऐसे रहता है। तो वहाँ गाड़ियों में अगर आप प्योर वाटर यूज करोगे तो वो रेडिएटर में क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, गाड़ियाँ सीज हो जाएंगी। तो उस लिए मतलब उस तरह की सिचुएशन में वहाँ पे ना फ्रीजिंग ऐसे केमिकल वाटर में मिक्स किए जाते हैं ताकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से डाउन हो जाए। मीन्स अगर आप उसमें एंटी फ्रीजिंग केमिकल मिक्स कर देते हैं तो जो वाटर 0 पे फ्रीज हो रहा था अब वो -10 पे भी फ्रीज नहीं होगा। और उसका एडवांटेज क्या है कि गाड़ी जो है वो -10 पे भी उसमें लिक्विड वाटर के फॉर्म में क्या होता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा। तो अब यहाँ समझते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे वेपर प्रेशर दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, टेम्परेचर दे रखा है। और ये जो है बच्चों सॉल्वेंट है, कैसा, लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है ऐसे। ठीक है, और यहाँ इस टेम्परेचर पे वो क्या होना स्टार्ट हुआ है, फ्रीज, और उसको क्या नाम दिया है, TF0। ठीक है, जब आप उसमें सॉल्यूट मिला दोगे तो अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डाउन। ठीक, तो उसका जो फ्रीज होना स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, TF। ठीक, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल। लेट अज्यूम पहले वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, अब वाटर जो है -5 पे फ्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक, तो इसी को ही हम यहाँ पे ये जो चेंज आया है इसी को ही बच्चों डेल्टा TF के नाम से जानते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो पहले 0 पे फ्रीज हो रहा था अब वो 0 से जाके कहाँ फ्रीज होगा, -5 पे फ्रीज होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, अब वाटर बहुत जल्दी फ्रीज नहीं होगा, डिफ़िकल्टी के साथ फ्रीज होगा। ठीक, तो आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब बच्चों इससे रिलेटेड जो है ना हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तभी अच्छे से समझ आता है। तो यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट करेंगे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज
मोलर मास कितना दे रखा है ग्लूकोज का, 180 दे रखा है इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कितनी ले रखी है, 250 ग्राम। और यहाँ पे वाटर का KF भी दे रखा है कितना, 1.86। और यहाँ पे केल्विन केजी पर मोल में दे रखा है। तो पहले बच्चों जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसे आप अच्छे से समझोगे, नोट करोगे, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे। इस टाइप का ही मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों आज की डेट में, चाहे वो जेई है, नीट है, और चाहे वो बच्चों आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, CUT है, हर जगह जो NCERT के या PYQ के जो 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं उन्हें वो न्यूमेरिकल में भी, मतलब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें MCQ में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये बोर्ड एग्ज़ाम जो है MCQ को जो है वो थ्योरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे हमें क्या सीख लेनी है कि बच्चों हमें जो है ना MCQ प्रॉपर सॉल्व करना है, थ्योरी वाला भी सॉल्व करना है, थ्योरी वाला MCQ के लिए सॉल्व करना है, और MCQ वाला थ्योरी के लिए सॉल्व करना है। तो वाइस वर्सा करना है बच्चों। तो यहाँ क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब हमें यहाँ पे TF निकालना है किसका, सोल्यूशन का। तो इसके आगे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। जो जो दिया हम उसे नोट करते चलेंगे। यहाँ पे वेट ऑफ ग्लूकोज WB, मतलब सॉल्यूट दे रखा है ग्लूकोज, इसका दे रखा है 60 ग्राम। मोलर मास ऑफ, यहाँ पे आपको B मतलब ग्लूकोज का दे रखा है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना दे रखा है, 250 ग्राम, ठीक है। KF की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है बच्चों, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ये वैल्यू हमें दे रखी है। और आपको पता होना चाहिए जो बच्चों डेल्टा TF नॉट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या 273.15 केल्विन में होता है। तो यहाँ पुट कर लेते हैं 273.15, इसे हम राउंड ऑफ करके 273 भी ले सकते हैं। इससे थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बच्चों, सिंपल हो जाएगी। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। अब फॉर्मूला क्या यूज होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू IKF इंटू मोललिटी। इसे और एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे IKF WB इंटू 1000 अपॉन MMB इंटू WA। अब यहाँ सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल्टा TF इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों I, क्योंकि ग्लूकोज आयनाइज नहीं होगा तो 1, KF की वैल्यू 1.86, WB की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 250 बच्चों। इसे जब हम सॉल्व करें तो ये सॉल्व हो जाएगा कितना, 4 टाइम। इसे जब सॉल्व करें तो ये कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम, ठीक है। इस पूरे को बच्चों जब हम प्रॉपर सॉल्व करें तो डेल्टा TF की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2.48 केल्विन में आ जाएगी। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन हुआ है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे नोट करेंगे, ये नोट करेंगे माइनस डेल्टा TF सॉल्यूशन का माइनस डेल्टा TF इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, 2.24 माइनस का इक्वल टू माइनस TF ऑफ सॉल्यूशन प्लस का TF, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट। इसको बच्चों इस साइड सेंड कर देते हैं और इसको इस साइड। तो फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल जो हो जाएगा इसमें TF ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा TF नॉट माइनस 2.48, यहाँ पे होगा 2.48। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, 273 माइनस 2.48। तो यहाँ बच्चों TF सॉल्यूशन का जो हो जाएगा 273.00 ले लेते हैं माइनस 2.48। यहाँ से बच्चों बोरो लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10, 10 में से 8 सब्सट्रैक्ट हुआ तो कितना आ जाएगा 2, फिर यहाँ 9, 9 में से 4 तो कितना बचेगा 5, फिर बचेगा यहाँ पे कितना बच्चों 2,
2 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ तो 0, यहाँ पे कितना रहेगा 7 और यहाँ पे कितना रहेगा 2। तो बच्चों यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ सोल्यूशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 270.52 केल्विन। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर एमसीक्यू होगा तो इसके अराउंड में होगा। तो आई होप बच्चों आपको सारे स्टेप 1 बाई 1 बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है बच्चों ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों पहले तो आपको ऑस्मोसिस पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो बच्चों ऑस्मोसिस क्या होता है, मीन्स कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। तो यहाँ अच्छे से समझना, मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझा दे रहा हूँ तो आप बहुत अच्छे से समझाएंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक एसपीएम फिल्टर लगाया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम है, ठीक है। एक साइड है सॉल्वेंट और एक साइड है सॉल्यूशन, ठीक। तो बच्चों इधर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई, इधर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो। तो जो फ्लो होता है, फ्लो हमेशा हायर टू लोअर की टुवर्ड होता है। तो ऑस्मोसिस बच्चों क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है कि यहाँ पे सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से किधर फ्लो होंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसका मीन ये है कि यहाँ पे इधर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर फ्लो होंगे, थ्रू एसपीएम, सोल्यूशन के थ्रू। इसका एग्जांपल और देखो, जैसे आपने बच्चों छुआरा देखा हो, छुआरे में या किसमिस में पहले से भी मॉइस्चर होता है, वो सोल्यूशन है, बट जब आप उसे पानी में रख देते हो तो पानी सॉल्वेंट है, तो वाटर जो है वो किसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, छुआरा किसमिस के, तो वो फूल जाता है। तो वो क्या है, एसपीएम ही है, जो उसकी लेयर है वो एसपीएम का रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पे बच्चों जो ऑस्मोसिस है, मीन्स सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्लो जो है वो सॉल्यूशन के थ्रू होता है, थ्रू एसपीएम के थ्रू। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें बच्चों सॉल्वेंट के पार्टिकल का जो फ्लो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू किधर हो रहा है, सॉल्यूशन में हो रहा है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जो हम लोगों के घरों में आरओ यूज होता है, टंकी का जो पानी है वो सॉल्यूशन है, हमने उसे एसपीएम के थ्रू पास कराया, मतलब फिल्टर के थ्रू पास कराया, प्रेशर लगा के, मोटर के प्रेशर लगा के, तो वहाँ से सॉल्वेंट के ही पार्टिकल पास होते हैं किधर, सॉल्यूशन के टुवर्ड, जो हमारा आरओ का कंटेनर है उसमें पास हो जाते हैं। और जो वेस्ट वाटर होता है, जो सॉल्यूशन का ही पार्ट है, वो एक पतले से पाइप के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो उसे हम बोलते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। तो अब यहाँ पे एक वर्ड और समझते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों आप इतना इधर प्रेशर अप्लाई कर दो कि ये प्रोसेस जो है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के थ्रू जो पार्टिकल का जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोसिस अगर स्टॉप हो जाए उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर वही प्रोसेस पलट जाए तो उसे हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ ये आ गया होगा। यहाँ पे एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। ऑस्मोसिस इज ए नेचुरल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर फ्रॉम लो solute concentration area to high solute concentration area through the semi permeable membrane aiming to equalize concentration। दूसरा देख लेते हैं, osmotic pressure is the external pressure, ये external pressure होता है needed to stop this inward solvent flow reflecting the solution tendency to drawn in water। अब ये बुक इस लैंग्वेज है, आपको हो सकता है ना समझ आए हो, मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्लो एसपीएम के थ्रू किधर होना, सॉल्यूशन के टुवर्ड होना, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगर इसी प्रोसेस को हम पलट दें, सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन से किधर फ्लो होने लगे, सॉल्वेंट के टुवर्ड, तो इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपको ऑस्मोसिस भी समझ आ गया, रिवर्स ऑस्मोसिस भी समझ आ गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि आप इतना प्रेशर लगाएं किधर, सॉल्यूशन के टुवर्ड, जिससे ऑस्मोसिस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसे बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बच्चों इससे रिलेटेड कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल, तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट यूज कैसे होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एट 300 केल्विन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना दे रखा है बच्चों 30 ग्राम, इन अ लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन, यहाँ पे 1 लीटर है बच्चों, ऑफ इट्स सोल्यूशन हैज़ अ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 वॉर, जो प्रेशर दे रखा है वो कितना दे रखा है 4.98 वॉर दे रखा है। इफ़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन कितना दे रखा है 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, व्हाट वुड बी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बच्चों, ये हमें बताना है। मीन्स यहाँ पे 2 केस दे रखे हैं बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आप जो डेटा नोट करेंगे वो 2 केस की तरह ही नोट करेंगे। पहला केस केस 1 और दूसरा है केस 2। यहाँ पे टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, WB1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 ग्राम, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज दे रखा है, तो मोलर मास ऑफ B1 मतलब ग्लूकोज का कितना दे रखा है, कैलकुलेट करोगे तो 180 आएगा, नहीं तो अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया ही था, तो 180 ग्राम पर मोल बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.98। इफ़ द सेम प्रेशर, इफ़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लूकोज सोल्यूशन इज 1.54, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन में पाई2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.52 और ग्लूकोज ही है, सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू भी सेम है, वुड बी इट्स कॉन्सेंट्रेशन, उसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है बच्चों C2 बताना है। तो इस इंफॉर्मेशन से पहले तो हम क्या निकालेंगे C1 निकालेंगे, तो C1 कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ 1 के अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 का, तो मोल कैसे निकालेंगे WB1 अपॉन मोलर मास ऑफ B1 अपॉन वॉल्यूम B1 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 अपॉन 180 अपॉन कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से कितना सॉल्व हो के आ जाएगा 30 अपॉन 180, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों हम ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का जो है ना फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पाई इक्वल टू ICRT, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। इसमें 2 कंडीशन यूज करोगे, तो पाई1 इक्वल टू IC1RT और पाई2 IC2RT। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई 1 अपॉन पाई2 इक्वल टू IC1RT अपॉन IC2RT। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो अब फाइनल क्या बचेगा, I से भी I क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ फाइनल C2 की वैल्यू क्या बचेगी C1 इंटू पाई2 अपॉन बचेगा पाई1, ठीक है। तो अब यहाँ डेटा पुट कर लेते हैं बच्चों, जब हम डेटा पुट करेंगे तो यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, C1 की जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करेंगे, ये हमने कैलकुलेट की थी 30 अपॉन 180 इंटू यहाँ पे बच्चों पाई2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.52 अपॉन पाई1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.98, तो यहाँ C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 इंटू 1.52 अपॉन 180 इंटू 4.98। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट कर लो, यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, ये फाइनल 1.52 अपॉन 6 इंटू 4.98 इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी 0.051। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों C2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.051 मोल पर लीटर, ये आंसर हो जाएगा। मीन्स जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ये होनी चाहिए, तब उनके प्रेशर का रिलेशन बच्चों
ये हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। वांट ऑफ फैक्टर बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद नॉर्मल एबनॉर्मल मोलर मास है। तो बच्चों ये भी आपको अच्छे समझ आना चाहिए। इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो आई वैल्यू है हमें ये बताती है कि कंपाउंड जो है जब आप सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो सॉल्यूट को, तो वो एसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट हो रहा है, हमें ये बताता है बच्चों। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे NaCl, जब ये डिसोसिएट होगा तो Na प्लस Cl माइनस में होगा। यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे इसकी क्वांटिटी दे रखी है 1, तब इसकी क्वांटिटी कितनी होगी 0। t इक्वल टू किसी t टाइम पे इसकी क्वांटिटी हो गई है 0, तो यहाँ पे कितनी होगी 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। और ये 0 क्यों हुई है, 1 पहले से था, कंप्लीट डिसोसिएट हो गया। तो अब यहाँ देखो, यहाँ i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्टार्टिंग में आपने कितना लिया 1, फाइनल आपको कितना मिल गया 1 प्लस 1, तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी को ही अपोजिट करके भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे Na प्लस है, Cl माइनस है और NaCl में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ ये 1 है और 1 यहाँ पे 0, जब फाइनल ये 1 माइनस 1 माइनस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएंगी 0। तो i की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग में कितना लिया 2, फाइनल कितना मिला 1, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1/2। इसका मतलब है i की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है, ठीक है, तो डिसोसिएशन हो रहा है। i की वैल्यू लेस देन 1 आ रही तो एसोसिएशन हो रहा है। नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन के केस में i की वैल्यू क्या रहेगी 1। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा C6H12O6। आपने स्टार्टिंग में भी 1 लिया था, एंडिंग में भी 1, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे 3 केस होते हैं। i की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब डिसोसिएशन हो रहा है। i की वैल्यू इक्वल टू 1 है, इसका मतलब नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। i की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब एसोसिएशन हो रहा है। तो बच्चों ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद मोलर मास के टर्म में है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, नॉर्मल मीन्स जो कैलकुलेट हो रहा है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और एबनॉर्मल मीन्स आपने जब सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया, तब उसका मोलर मास जो है वो चेंज हो रहा है। चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अगर इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास, इसका मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब एसोसिएशन हो जाएगा। और अगर डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ब्रेक हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी बच्चों। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है एबनॉर्मल मोलर मास, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ रिलेशन है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में आई का क्या रिलेशन है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में आई कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद टोटल पार्टिकल। उसके बाद स्टार्ट डिवीजन में क्या लिया गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर। मीन्स आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है बच्चों, यहाँ पे है आफ्टर। आफ्टर का मतलब है प्रोडक्ट और बिफोर का मतलब है रिएक्टेंट। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ नीचे किसके आएंगे, रिएक्टेंट्स के पार्टिकल आएंगे, ऊपर किसके आएंगे, प्रोडक्ट के पार्टिकल आएंगे। तो ये सब जो रिलेशन है वो किसके हैं बच्चों, अब नॉर्मल मोलर मास और मोलर मास के रिलेशन है। इनकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, वांट ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे, आई की वैल्यू निकाल लेंगे। उससे हमें क्या पता लग जाएगा, उससे हमें पता लग जाएगा कि मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्वेंट में एसोसिएशन हो रहा है और डिसोसिएशन हो रहा है। क्योंकि एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, कम होंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी। डिसोसिएशन होगा तब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज होगी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर की हाईएस्ट वैल्यू क्या है बच्चों,
वन टफ फैक्टर का मतलब बच्चों हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। तो इन सबको डिसोसिएट करके देख लो, यहाँ पे 2k प्लस और SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग में कितना था 1, एंड में कितना मिला 2, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। इसके लिए बच्चों क्या हो जाएगा, इसको जब आप आयनाइज करोगे तो यहाँ पे Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, अपॉन 1 और यहाँ पे 2। इसके लिए कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे आई की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा K प्लस और Cl माइनस में, तो यहाँ पे 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से इससे मिलता जुलता KCl से ही मिलता जुलता ये है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगी, क्योंकि K के प्लेस पे ही क्या है, Na आया है। तो अब आप देखो हाईएस्ट वैल्यू पूछी है, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ए मतलब यहाँ पे K2SO4 में कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 + 1, इसमें आई की वैल्यू जो आ रही है बच्चों, इसमें आई की वैल्यू आ रही है 3/1। ये शायद बाई मिस्टेक मेरे से गलत लिख किया है। तो यहाँ पहले वाले में कितनी आ रही है 3, दूसरे वाले में कितनी आ रही है 2, तीसरे वाले में कितनी आ रही है 2, इसमें भी कितनी आ रही है 2। तो यहाँ पे बच्चों जो हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बट इसके बाद भी अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हो और अपनी क्वेरी मेंशन कर देना, आपको हमारी टीम पक्का हेल्प करेगी बच्चों। तो आई होप, मुझे आपसे पूरी आशा है कि आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को नोट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसको पढ़ेंगे और इसको अच्छे से पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप CUT में जो है अच्छा स्कोर करके आप ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी अचीव करके अपने पेरेंट्स का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। थैंक यू बच्चों।